अरे ते लोग इतना इतना जो करता है जाके बेचता उचता है का मेरी आवाज़ को है? तुम कितना रिकॉर्ड करेगा ते लोग? पूरा कर लिए है। हाँ तो तुम अच्छा है, जा कर करके क्लास शुरू करवा और माइक में इसको चालू कर दे, नोट्स बांट दे, है ना? हो ये जाएगा नहीं, उसको बैन कर देंगे तो मेरा रोजी रोटी पे तो लोग हमला करेगा। वो कर सकता है ना जी, तो रोजी रोटी मेरा जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ भी बोल रहा है, सबका मोबाइल सीज हो जाएगा। हाँ ऐसे भी मेरे पास मोबाइल नहीं है। कहाँ जा रहा बे? कितना लगता है देखो, रात में भी करता है काफी स्तर पे। लिखो, रिगिंग वर्क किसको कहते हैं? सामान को बांध कर करके किसी एनर्जी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, इसको हम कहते हैं रिगिंग। रिगर भी इसी से बना है। इस काम को करने वाले को हम कहते हैं रिगर। बात समझें? तो इसमें दो पार्ट है। एक तो जो बांधने वाला काम करता है, मतलब तीन कहिए इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। एक जो बांधने का काम करता है, दूसरा जो उठाने का काम करता है। तो रिगिंग वर्क में उठाने का काम क्रेन के द्वारा किया जाता है। वो एनर्जी है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी इज द क्रेन। और तीसरा सिग्नल मैन। ध्यान कहाँ कहाँ पे देना? सबसे पहला चीज है ध्यान देने का, वो है आपका बांधने का। बांधने से पहले आपको देखना होगा उसका लोड, आपको देखना होगा उसका साइज, आपको देखना होगा मटेरियल। तीन स्टेट में मटेरियल रह सकता है ना जी, गैस, लिक्विड, सॉलिड। है क्या उसका शेप, क्या कंटेनर जैसे है। कोई भी चीज़ जिसमें आप ले जा रहे हैं उसका शेप क्या है? क्यों? ताकि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बांधने का, उसको मेंटेन कर सके। लोड हमेशा जब आप उठाते हो, हाथ से भी कार्टूने बंधवाते हो, तो कहाँ पर आपको हाँ ग्रिप यानी रिगिंग कहाँ पे करना होता है? सेंटर पे। और जो लोड आपका भरा है कार्टून में, वो अगर समतल नहीं हो, मतलब यूनिफॉर्म लेवल पर नहीं हो, तो लोड डिसबैलेंस होगा कि नहीं होगा? जिससे कि आपका सब बीच में लोड बांधा हुआ भी वो भी टूट जाएगा या झुक जाएगा। लोड नहीं होता है, होगा ना जी? तो इसके लिए उसको सही ढंग से पैकिंग करना, सही ढंग से बांधना, ताकि लोड के कारण आपका जो स्लिंग्स है, स्लिंग्स कहते हैं बांधने के सामान को, यानी रस्सी। स्लिंग्स तीन प्रकार का आपको इंडस्ट्री के अंदर मिलता है: रॉप स्लिंग, वायर स्लिंग एंड चेन स्लिंग। मैं समझ रहे हैं? तो इसको भी बांधने के लिए ऐसे ढंग से बांधा जाए जिससे कि लोड और स्लिंग के बीच घर्षण ना हो, क्योंकि अगर घर्षण होगा तो स्लिंग कट जाएगा। मैं समझ रहे हैं? या तो सूटेबल पैकिंग दे करके कीजिए, और या तो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन कर करके उसको बांधिए, या तो लोड आपका हिले नहीं। यही ना शर्त है जी स्लिंग के लिए। यही चीज़ ध्यान देना है। चूँकि इसमें क्रेन ऑपरेशन है, तो ये हायर और मल्टीपल रिस्क इसमें शामिल है। इसलिए जब भी ये काम करेंगे तो इसका रिस्क असेसमेंट मस्ट है। बात समझ रहे हैं? और कॉम्पिटेंट आदमी के निगरानी में ये काम होना चाहिए।
कॉम्पिटेंट आदमी का मतलब जो इस काम के बारे में पूरी जानकारी रखता हो, जो इस वर्क से फैमिलियर हो, जो इसमें हजार्ड और सेफ्टी को जानता हो। यानी ऐसा सुपरवाइज़र अपॉइंट करेंगे जो एक्सपीरियंस रखता हो, जिसका पास्ट एक्सपीरियंस हो इस काम का। थ्रू आउट उसी के मॉनिटरिंग में काम होगा और जितने लोग इसमें शामिल हैं उसको मॉनिटर करेगा सेफ्टी वाला। यानी इस काम से लेकर के आदमी तक जो मॉनिटरिंग होगा वो सेफ्टी वाले के निगरानी में। बस समझ रहे हैं? तो इसमें जो तरीका है काम करने का उसमें है कि एक प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे प्रोजेक्ट का। वो अपॉइंट करता है एक सुपरवाइज़र को जिसको कहते हैं रिगिंग सुपरवाइज़र, जिसके निगरानी में काम होगा, जो रिस्क असेसमेंट करेगा, जो सारे काम करने वालों को के साथ मिल कर करके काम करेगा। बस समझ रहे हैं? फिर इसमें ऑपरेटर को चेक करेंगे, क्रेन को चेक करेंगे, ये उसका भी ड्यूटी है। इसका जो सुपरवाइज़र है वही सिग्नल मैन भी हो सकता है, उसी के इशारे पर ही वो लिफ्ट करेगा। चाहे एमडी आके इशारा कर दे माल उठाओ, नहीं उठा सकता नियम के मुताबिक, और उसको एमडी कुछ बोल भी नहीं सकता। क्रेन ऑपरेटर अगर ये कह दे कि हम इस साइट पर नहीं जाएंगे क्रेन लेकर करके क्योंकि वहाँ पर ख़तरा है, तो कोई भी ताकत उसको वहाँ पर नहीं भेज सकता जब तक उसके ख़तरे को आइडेंटिफाई करके रिमूव न कर दिया जाए। इतना अथॉरिटी दिया गया। बस समझ रहे हैं? क्लियर है कि नहीं है? ये मोटी मोटी बात बताया। अब इसमें एक एक चीज़ बारीकी के साथ जो नियम है काम करने का, प्रैक्टिकली डायरेक्ट हम आपको वही बता रहे हैं, सीधे जो काम करते हैं जैसे। क्लियर है? तो लिखिए डेफिनेशन। सबसे पहले पूछता है व्हाट इज रिगिंग, तब क्या बोलिएगा? लिखिए इट इज यूज्ड, हाँ, इन रिगिंग टू लिफ्ट हेवी लोड, टू लिफ्ट heavy load from one place to another place, from one place to another place with source of energy। यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? क्रेन वगैरह। हाँ, is called rigging। अब लिखिए पर्पस। टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, या लिखिए ऐसे द पर्पस ऑफ दिस प्रोसीजर, ऐसे लिखिए द पर्पस ऑफ दिस प्रोसीजर इज टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स due to rigging failure, due to rigging failure, comma, all lifts shall be, comma, all lifts shall be so planned, या ऐसे सो शैल बी प्लांट, शैल बी प्लांट सो दैट
पर्सनल माने कर्मचारी। इन्वॉल्व विथ द लिफ्ट, इन्वॉल्व विथ द लिफ्ट आर अवेयर of lifting equipment and hazards associated with lifting and hazard एसोसिएटेड विथ लिफ्टिंग। क्लियर है कि नहीं? यानी इस प्रोसीजर का इस्तेमाल रिगिंग फेल्योर से जो एक्सीडेंट होता है उसको रोकने के लिए हम करते हैं। इसलिए जितने भी कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं, शामिल हैं, उनके साथ मिल कर करके इस कार्यक्रम के प्लान को करना, जिसमें जो सामान इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में जानकारी होना, सही जानकारी यानी सही सामान हो, और जो उस काम से जुड़ा हुआ हज़ार्ड है यानी लिफ्टिंग से जुड़ा हुआ हज़ार्ड, उसके बारे में जानकारी सारे कर्मचारी को जो इसमें इस काम में शामिल है उनको देना, ताकि एक्सीडेंट ना हो। यानी जब हम कोई काम करें और सब चीज़ उसको पहले बता के फिर काम करें तो गलती होगा, लेकिन अगर हम ना बताएं तो बोल सकता हमको ही नहीं पता था। बस समझ रहे हैं? हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर एक को जानकारी होना चाहिए कि कौन सा सामान इसमें इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जितना भी लिफ्टिंग गियर्स है उसमें हज़ार्ड है। लिफ्टिंग गियर्स कहते हैं लिफ्टिंग के सामान को, जैसे हुक्स क्रेन में जो लगा हुआ है, शैकल्स जो हुक के साथ लॉक रहता है उसको हम शैकल्स कहते हैं, जैसे रोप, चेन या वायर्स यानी स्लिंग्स, जैसे हुड्स, जैसे बूम्स, ये सब क्या है? लिफ्टिंग गियर्स। कौन सा वेट उठा रहे हैं, कितना वेट उठा रहे हैं, कौन सा स्लिंग पर्याप्त है, कौन सा हुक्स पर्याप्त है, कौन सा शैकल पर्याप्त है, बूम का क्या काम है, ये सबको निश्चित रूप से जाने कौन? पर्सनल जो इसमें शामिल हैं काम के लिए। बस समझ रहे हैं? क्लियर है? तो अब आइए स्टेप यानी प्रोसीजर में, यानी लिख सकते हैं प्रोसीजर इन रिगिंग। नंबर 1 सबसे पहला काम है वह है प्रोजेक्ट सुपरवाइजर इंचार्ज का नियुक्त करना। लिखिए प्रोजेक्ट सुपरवाइजर इंचार्ज। प्रोजेक्ट सुपरवाइजर इंचार्ज, इसका काम है कि एक रिगिंग सुपरवाइजर को अपॉइंट करना और उसके निगरानी में पूरा काम होना, और वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। बस समझ गए? प्रोजेक्ट सुपरवाइजर इंचार्ज वो कंपनी का आदमी होता है। बस समझ रहे हैं? क्लाइंट्स और कॉन्ट्रैक्टर तो क्लाइंट्स का आदमी होता है। क्लियर है? तो लिखिए प्रोजेक्ट सुपरवाइजर इंचार्ज shall assign the responsibility of preparing and monitoring
preparing and monitoring lift plans to the person in charge of all lifting operation. ठीक है, person in charge of all lifting operation, full stop. The person in charge shall be a company supervisor, shall be a company supervisor, appointed to the responsible for the safe handling and rigging of all loads and shall be a qualified rigging specialist as on his previous experience and training. क्लियर है या नहीं है? इसमें बताने की जरूरत है? बता चुके पहले। अब उस अपॉइंटमेंट रिगिंग सुपरवाइजर के को क्या करना है, ठीक है? तो उसका काम अब लिखिए, फंक्शन हो जाएगा रिगिंग सुपरवाइजर का। तो दूसरे पॉइंट में आइए, रिगिंग सुपरवाइजर। अब ये रिगिंग सुपरवाइजर का काम है, फंक्शन है। तो इसमें ABCD करके लिखिए, जैसे नेक्स्ट बोले तो, या रोमन में जैसे दिल करे लिखिए, है ना? तो लिखिए, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, नंबर 1 नहीं है भी बोला, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिगिंग सुपरवाइजर टू इंश्योर दैट, यानी उसका ये काम है कि इस काम को वो निश्चित करे। किस काम को? नंबर 1, इंश्योर दैट। अभी तक ते आई से ही इंश्योर लिख रहा है, तला इतना दिन में तो बच्चा पैदा कर लेता, हंसता है कभी ना कहीं का। ई से लिख, आई से लिखता है, हमको तो सिखा रहा है। देखो तो जी कैसे लिखी से है, तुरते आई ई किया ना। इंश्योर का मतलब है योग्य बनाना, इस चीज को योग्य बनाना, निश्चित करना। बस समझे किस बात को? नंबर 1, लिफ्टिंग गियर्स, such as slings, स्लिंग्स जानते हैं ना?
अभी बताया ना सीलिंग जी। हाँ, ऐसे फिर उसमें भी कई प्रकार हो जाता है, रोप में खास करके उसको, और मेश एक होता है। तो ऐसे जनरली आप देखिए तो लोग बोलते हैं 6 प्रकार का, लेकिन 6 प्रकार का ऐसे होता है कि जो फाइबर रोप है उसमें 2 रोप आता है, नेचुरल और सिंथेटिक। और चेन में चेन ही होता है, लेकिन उसको मेश भी बोलता है, बस समझ रहे हैं। और एक होता है सिंथेटिक वेविंग रोप, तो 6 हो गया। लेकिन ये 3 ही प्रकार है, उसी में ये तब्दीली हो रहा है, ठीक है। तो स्लिंग्स, शैकल्स, कॉमा देखिए SHACKLES, कॉमा हुक्स, कॉमा बीम्स या बूम्स भी बोल सकते हो, बीम्स BEAMS ETC। that are to be used clearly marked, चिन्हित, साफ तरीके से चिन्हित होना चाहिए। किस चीज से? with the SWL, with the SWL, सेफ वर्किंग लोड। कैसे निकाला जाता है? बोलता है निकालिए SWL। कैसे निकालोगे? आता है? बहुत इजी है, यहाँ फिट हो जाएगा। डाई होल स्क्वायर इंटू 8 kg। हाँ, बस इससे आपका सीलिंग का निकल जाएगा। देखिए, ये है डाई होल स्क्वायर इंटू 8 kg। मिनिमम सीलिंग्स जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, ILO द्वारा रिकमेंड है कम से कम 12 mm का, इससे नीचे का नहीं आप करेंगे इस्तेमाल। तो डाई कितना बोल रहा है? 12 mm। तो 12 इंटू 12 हो जाएगा, होल स्क्वायर है, इंटू 8 kg। निकल गया कि नहीं है? ये SWL है। तो 12 बढ़ाएंगे 144, 144 इंटू 1152 kg आ रहा है। 1152 इतना का वेट 12 mm के सीलिंग्स पर आप डाल सकते हो। निकल गया कि नहीं निकल गया? सब पर लिखा रहता है SWL। ये सबसे बेहतर है, निकालने की ज़रूरतें नहीं पड़ती है। लेकिन अगर जिसका नहीं है या सवाल कर दे तो आपको मालूम होना चाहिए, ये तो याद रहेगा। डाई होल स्क्वायर। अब 20 mm का वायर, तुमको खाली mm मालूम होना चाहिए। अब 20 mm का वायर आया तो 20 इंटू 20 इंटू 8 kg, 3200 kg इस पर डाल सकते हो। तो आ गया कि नहीं? टोटल लोड यानी SWL 3200 है। तो जैसे ही आपको डाई पता चलेगा तुरंत निकाल लो, ठीक है। आगे बढ़िए। अच्छा, इसमें आपको हम एक चीज़ और लिखाया। क्या लिखाया था अभी आपको? SWL है ना, वहीं तक लिखा है ना। इसमें एक और चीज़ आपको लिखाया, लिफ्टिंग गियर में रोप समझ गए, यानी स्लिंग समझ गए, शैकल समझ गए। हाँ, ये ऐसे रहता है ना जी, ऐसे उसमें लिफ्ट करने के लिए रहता है, ऐसे रहेगा ना, ये लॉक लगा रहता है। ये हुक हो गया, ये शैकल हो गया, और समझे? ये भी लॉक है, ऐसे हटाए तो घुस गया, फिर ये अपनी जगह पर आ जाता है।
है ना, या नहीं तो ऐसे नट लगा हुआ रहेगा, टाइट कर दीजिए, है ना जी। बो शैकल और डी शैकल, शैकल का भी दो शेप है, एक को कहते हैं बो शैकल, एक को कहते हैं डी शैकल। बो शैकल जो नट वाला होता है, डी शैकल जो हुक वाला होता है, जो ऐसे से लॉक होता है, डी वाला बता रहे थे सीधा, है ना। ये सब भी ध्यान रखिएगा थोड़ा, वैसे तो जाइएगा देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो इसमें हम आपको बताया स्लिंग्स के बारे में, शैकल्स के बारे में, हुक्स के बारे में, और एक चीज़ और बताया। वो क्या है, हमसे पूछा वो क्या है और किस काम आता है, नहीं पूछा। पढ़ा के चल देंगे तो आप लोग तो सोचते रहिएगा ये बी में क्या है, हैं? गाना जब सुनता है तो पूछता है शॉर्ट में क्या बोल रहा है, हम बोल के निकल गए तो पूछे वाला को पैदे नहीं हुआ। अबे तो रह जाएगा, इसी है ना ते लोग, हम ही बतावें, हम ही समझें इस बात को कि तेरे नहीं जान रहा है इस चीज़ को। एक लड़का भी ये नहीं पूछने के लिए हिम्मत किया कि क्या है सर, गलत बात है एकदम। हम बार बार जब आपको बोलते हैं ऐसी चीज़ जो नया है आपके लिए, और जान रहे थे कि आपके लिए नया है, शायद कुछ जानते भी हो ना भी जानते हो, तब भी हम पूछ लेते हैं, तो आपको पूछना चाहिए, गलत बात है। इसमें एक बीम का भी प्रयोग करते हैं, बल्ला बांस लोहे का बना हुआ इस तरह का रहता है, बस समझ रहे हैं। या इसको हटाइए ना, तो रॉडे बोलिए कि रॉड है, और इसमें हुक लगा हुआ रहता है, यहाँ हुक, यहाँ हुक, यहाँ। अब करना क्या होता है इसका प्रयोग कि ये लगा रहता है क्रेन के शैकल से, बस समझ रहे हैं। ये हुक है बाहर, यहीं से लगा है। वेट को बैलेंस में लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ देखे है ना, तो वही को हम कहते हैं। अभी वेट है आपका, तो इसको हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका बनना चाहिए। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनने के लिए ऐसे देखेंगे हैं, तो यहाँ पर बूम ही इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लाएगा, बस समझ रहे हैं। और ये गुड्स आपका जब लेके क्रेन जा रहा है तो हिलेगा, है ना जी। कि नहीं हिले क्या करोगे, क्या चीज टाइट कर दोगे, रस्सी नीचे बांधते हैं। हाँ नीचे रस्सी लगा रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, टैग लाइन, इसको बोलते हैं टैग लाइन। इसका काम है कि जैसे उधर लेके जा रहा है तो इधर वाला जो रस्सी है उसको टाइट कर देगा, बैलेंस किए रहेगा, जिससे कि लोड हिलेगा नहीं। हेवी लोड है ये, समझ रहे हैं। तो ये टैग लाइन का काम है उसको बैलेंस में बना करके रखने का। क्लियर है? आगे लिखिए, SWL यानी सेफ वर्किंग लोड एंड करंट इंस्पेक्शन और या टेस्ट सर्टिफिकेट भी उसको हम बोलते हैं, करंट इंस्पेक्शन या टेस्ट सर्टिफिकेट हैव बीन इशूड color coded, issued color coded as per their size and capacity, as per their size and capacity. Clear? Next, all lifting gears
required for the job are inspected. All lifting gear required for the job are inspected and free from any defects or damage. Any defects or damage, and are in good condition. ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, द वेट ऑफ द लोड to be lifted is well known है ना, जरूरी है एकदम। याद रखिए, जब भी लिफ्टिंग वाला बात आए, मैनुअल हैंडलिंग या मैकेनिकल हैंडलिंग, तो मैकेनिकल हैंडलिंग में आ रहा है। कंस्ट्रक्शन मिस्त्री डाले हुए हैं कि चूंकि यहाँ पर ये काम भी हम लोग करते हैं, स्लैब को उठाना, चीज़ों को उठाना, ले जाना। तो एक चीज़ याद रखिए मोटे तौर पर, चाहे जब भी लिफ्टिंग की बात आए तो उसमें ध्यान जो रखना है वो क्या क्या। सबसे पहले लोड ऑफ द वेट, यानी भार, साइज ऑफ द वेट, वजन का साइज क्या है, कौन शेप का है। साइज मीन्स कितना बड़ा, और शेप मीन्स शक्ल, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है या एंगुलर है, कैसा है, बस समझ रहे हैं। फिर उसमें आपको ध्यान देना है सीक्वेंस ऑफ द लोड, कितने बार हम उस लोड को उठाना है, यानी 10 कंटेनर है या 20 कंटेनर है या 50 कंटेनर है, इसके मुताबिक हमको लिफ्टिंग गियर चाहिए। एक बार उठाना है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए गाड़ी तुम्हारी 4 व्हीलर है, ख़राब हो गई, उसको टोचन करके ले जाते हैं, टोचन बोलते हैं, तो आप समझ जाइएगा उसको। तो हमको यहाँ से ले जाना है, आगे एक तो गैरेज है BN कॉलेज के गेट पर, तो हमको कैसा सीलिंग की आवश्यकता होनी चाहिए, और अगर हमको इसको ले करके जाना है एग्जीबिशन रोड, तो क्या वही सीलिंग पर्याप्त होगा? फर्क हो गया कि नहीं? यहाँ पर एक झटका मारेगा तो पहुँच जाएगा, और हो सकता है उतना में टूट भी हो जाए, और होता है। तो जैसा तैसा से भी हम काम यहाँ पर चला लेंगे, चूंकि हमको ज़्यादा दूर ना ले जाना है। लेकिन अगर दूर ले जाना है तो वही चीज़ मजबूत फिर चाहिए, तो इसके लिए भी ध्यान रखते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कितने बार, यानी सीक्वेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लोड, इसको देखना है। पाथ ऑफ द लोड, किस रास्ते से जाना, क्यों, ओवरहेड, अंडरग्राउंड, सब न देखेंगे। कोई भी बाधा आपके रास्ते में आ सकता है, तब क्या कीजिएगा, लोड को नीचे रखिएगा, बाधा को दूर कीजिएगा या रास्ता बदलिएगा। पहले अगर मालूम हो तो हम उसी हिसाब से काम करेंगे, लोड ही अभी नहीं उठाएंगे, क्योंकि कभी भी ये नियम नहीं है कि सस्पेंडेड हालत में लोड को छोड़ा जाए। सस्पेंडेड का मतलब छितरा हुआ, बिखरा हुआ, तो उठा हुआ तो बिखरे ना है जी, वैसे हालत में लोड को नहीं छोड़ा जाता है, बस समझें। और पाथ इसलिए देखते हैं कि हमको इंक्लाइंड में जाना है, हॉरिजॉन्टल में जाना है, वर्टिकल में जाना है, कैसे जाना है, बस समझ रहे हैं। दूसरा कि उसी में जाने में हो सकता है कि ओवर क्रॉसिंग आप कर रहे हो वैसी जगह से जो गैंगवे हो
जो यूनिट हो, जहाँ पे लोग काम कर रहे हों, तो आप काम, तो ये भी नियम है कि कभी भी लोड आदमी के ऊपर से नजर गुजरना नहीं चाहिए और ना आदमी लोड के नीचे से गुजरे। ये नियम है एकदम। तो हम खाली करा देंगे जगह को, वो भी इस प्लान में शामिल हो गए। उनको भी बताएंगे कि हमारा ये काम है, आपको कब होना है। बस समझ रहे कि नहीं? ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसको सबसे पहले जानना। क्लियर? आगे बढ़िए। हैं? नहीं नहीं, आदमी पकड़ेगा ना। बांधने से तो टैग लाइन सपोर्ट नहीं करेगा, आदमी पकड़ेगा। अब आप बोलिएगा आदमी पकड़ेगा तो इसके नीचे आ जाएगा, तो ये तो खींचेगा ना जी, साइड में रहेगा, लोडवा के पास थोड़ी रहेगा। जैसे हम ले जा रहे हैं तो लोड झटका खाएगा ऐसे और फिर ऐसे, तो जैसे स्पीड उसका हम स्पीड कम कर देते हैं इसे खींच के, बस समझे। फिर धीरे से उसको छोड़ते हैं। तो जैसे ही बूम ऑफ द क्रेन, एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द क्रेन, उसको बूम बोलते हैं, वो जो आगे बढ़ा उसी के साथ साथ ही चला गया। बस समझे, झटका नहीं लिया। बस समझ रहे हैं? नीचे नहीं रहेगा, इसको खींचे रहेगा। दो रहता है, एक ऐसे खींचेगा और एक उसको ढील देगा। अगर ये खींच रहा है तो ये ढील देगा, और ये अगर छोड़ रहा है तो उसको टाइट करेगा। बस समझ रहे हैं? नेक्स्ट, all lifting gear required for the job are available at site. All lifting gear required for the job are available at site. यानी कहने का मतलब ये है कि अभी हमको ज़रूरत पड़ा है या रस्सी लाओ। अब आप दौड़ के गए रस्सी लावेला, रस्सी लेकर करके आए, तो बोला अरे यार थोड़ा सा और चाहिए था, हुक चाहिए था, बीम चाहिए था। तो ये बार बार आप जाइएगा लावेला तो काम अटकेगा कि नहीं अटकेगा? बस समझ रहे हैं? यह हज़ार्ड है। तो जितना भी चीज़ ज़रूरत है पहले वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, द वायर रोप स्लिंग्स। देखिए हेवी लोड में वायर का और चेन का प्रयोग करते हैं, फाइबर रॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखिएगा इसको। द वायर रोप स्लिंग्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम sharp corners of load, sharp corners of load by suitable packing. suitable देखते हैं, जैसे सामान यहाँ पर ले जाना, यहाँ बांधना, तो गत्ता डाल देता, फिर बांधता ऊपर से, ताकि वो जो घर्षण ना हो, उसमें घुस न जाए उसकी वजह से। बात समझ गया? नेक्स्ट, द लोड इज फ्री बिफोर लिफ्टिंग। फ्री बिफोर लिफ्टिंग। रिगर की ये ड्यूटी है कि जब वो लिफ्ट का साइन दे तो चारों तरफ से लोड को घूम करके चेक कर ले कि कहीं से फंसा हुआ ना, नहीं तो झटका खाएगा, बीम और टूट भी सकता है। बूम क्रेन का टूट भी सकता है, स्लिंग टूट जाए, हुक टूट जाए, टूट सकता है। इसलिए लोड बहुत हेवी होता है। कई बार ऐसा हुआ, फंसा हुआ है और उठाया और झटका खा गया। एकदम नहीं होना चाहिए, इसलिए घूम करके पहले देख ले। नेक्स्ट, ए टैग लाइन इज टाइड, TIED, बांधना, टू बोथ एंड्स ऑफ द लोड
to control and direct, to control and direct to right position. Clear? Next, signals to the crane operator must be given by the person who is responsible for the lifted load and nobody else. else यानी कोई और नहीं होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, he shall check weight, कॉमा डायमेंशन यानी वेट का डायमेंशन, कॉमा शेप एंड साइज, कॉमा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लोड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लोड etc to be lifted. ठीक है जी. नेक्स्ट, he shall prepare rigging plans and sketches showing all lifting points, showing स्केच करके दिखाना, showing all lifting points कॉमा लोड वेक्टर, लोड वेक्टर, लोड वेक्टर का मतलब गति, वेलोसिटी, और दिशा भी इसमें आप बोल सकते हैं लोड वेक्टर्स, कॉमा स्लिंग्स एंगल्स, कॉमा एक्सेसरीज यानी कौन कौन एक्सेसरीज लगेगा, कॉमा मेथड ऑफ अटैचमेंट, कॉमा बूम एंगल्स, कॉमा क्रेन ओरिएंटेशन, क्रेन ओरिएंटेशन माने क्रेन की दिशा, कॉमा रोटेशन ऑफ लिमिटेशन, रोटेशन ऑफ लिमिटेशन यानी कितने बार आना जाना होगा, टू बी अप्लाइड ऑन एनी इक्विपमेंट, एनी इक्विपमेंट और रिगिंग एक्सेसरीज, या उसको रिगिंग एक्सेसरीज बोल दीजिए.
accessories and any other factors affecting the capacity of any other factors affecting the capacity of equipment and accessories to be used in the lift. इसमें वो सारी बातें आपको हमने लिखा दी जो आपको ध्यान देना है। बात समझ रहे हैं? यानी सुपरवाइज़र ध्यान देगा कि इसको सबसे पहले प्लान करे और सारे लोगों को उसमें शामिल कर करके और स्केच के द्वारा ये सारी चीज़ें उसको बताए जो आपको एक एक पॉइंट अभी हमने लिखाया कॉमा कॉमा कर करके। क्लियर है या कोई दिक्कत है इसमें? ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर कि जब तक आप रिस्क असेसमेंट और प्लान नहीं कीजिएगा तब तक आपका काम शुरू नहीं होगा। और इसमें दूसरा चीज़ आता है, एक बार टेस्ट कर लें, ये सबसे बेहतर चीज़ है। प्रैक्टिस, टेस्ट प्रैक्टिस बोलते हैं हम इसको, जिससे आपके इक्विपमेंट के बारे में भी पता चल जाएगा और आपके एक्सेसरीज़ के बारे में भी पता चल जाएगा, आपके क्रेन के बारे में भी पता चल जाएगा, आपके काम करने के ढंग के बारे में भी पता चल जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट में लिख लीजिए, इक्विपमेंट हो गया जैसे आपका फिक्स्ड है क्रेन के साथ जो मटेरियल, वो इक्विपमेंट हो गया। इवन की क्रेन भी इक्विपमेंट में आ गया और जो उसमें जोड़ रहे हैं वो एक्सेसरीज हो गया, जैसे हुक, बूम्स, है ना, या रस्सी, स्लिंग्स जो बांध रहे हैं आप लोड में, जो क्रेन में है वो नहीं, वो इक्विपमेंट हो जाएगा। बात समझ में आया? ये सवाल आपका अच्छा था, सवाल बेहतर था, चूँकि हम समझ रहे थे कि आप लोग समझ रहे हैं, पर अच्छा किया कि आप पूछ लिया, चूँकि बहुत कम अंतर है इसमें। ठीक है, बहुत जगह लिख देता है इक्विपमेंट ही, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। नेक्स्ट में लिखिए, ही शैल इंश्योर स्पेसिफिक टेस्ट, यानी खास टेस्ट, टू बी मेड बिफोर comma during and after the lift। ब्रैकेट में लिख लीजिए, such as load test for practice lift, next he shall verify that each step is completed satisfactorily as per procedure। एज पर, तो जब वो टेस्ट करेगा तो नेचुरली जानेगा कि वेरीफाई कर लेगा अपने प्रोसीजर को, लिफ्टिंग प्रोसीजर को, सेटिस्फैक्टरली है या नहीं। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट,
उसके बाद ये फिर समीक्षा करेगा अपने प्लान का, अपने लिफ्टिंग प्लान का। इसमें कोई गलती, जब प्रैक्टिस करोगे तो समीक्षा ना होगा जी। तो उसके बाद समीक्षा करने के बाद फिर मीटिंग बैठाना ज़रूरी है। जब समीक्षा करो तो फिर मीटिंग बैठाओ, फाइनल हो जाएगा फिर। तो लिखो ही शैल रिव्यू लिफ्ट प्लान एंड मार्क कमेंट्स ऑन प्लान। मार्क कमेंट्स ऑन प्लान। तो अभी रिव्यू किया तो इसलिए आपको समीक्षा ज़रूरी है, मतलब मीटिंग ज़रूरी है, क्योंकि समीक्षा कर लिया। तो नेक्स्ट में लिखिए ही शैल होल्ड ए मीटिंग फॉर रिव्यूइंग द लिफ्ट प्लान with all personnel associated with, जो जुड़े हुए हैं, all personnel associated with, या वो जो इससे प्रभावित होंगे उनको भी इसमें शामिल करना है। जैसे जहां से गुजर रहा है, नहीं बताया, एसोसिएटेड विथ और अफेक्टेड बाई। affected by the lift, including the company and the customer, यानी कॉन्ट्रैक्टर जो काम करवा रहा है और जिसका काम हो रहा है, जिसका वो कंपनी हो गया, क्लाइंट हो गया, जो काम नहीं, जिसका काम हो रहा है वो कंपनी हो गया, और जो कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर हो गया। तो इसमें कंपनी एंड कस्टमर, यानी कंपनी यहाँ पर हो गया काम करने वाला, बस समझ रहे हैं, यानी वो हो गया कॉन्ट्रैक्टर और कस्टमर हो गया क्लाइंट। ठीक है, कंपनी एंड द कस्टमर सेफ्टी ऑफिसर्स and forward a copy to each attendee, and forward a copy to each attendee। फॉरवर्ड ए कॉपी, कौन सा कॉपी? रिगिंग प्लान का कॉपी। फॉरवर्ड करना मतलब देना, आगे बढ़ा देना। किसको दे रहा है? दोनों सेफ्टी ऑफिसर्स को अपने प्लान का कॉपी वो देगा, और इसमें मीटिंग में वो सारे लोग इसमें रहेंगे जो इस काम से जुड़े हैं या जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। क्लियर है? यस सर। अब आगे बढ़िए। ही शैल इंश्योर, नेक्स्ट, that all riggers and operators involved with the lift are fully qualified and capable of performing assigned task, क्लियर है?
या कोई डाउट है तो बोलिए, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, ही शैल all original lift plan data forward all original lift plan data and pre-lift checklist and risk assessment sheet to project safety officer, यानी वो अपना सारा काम जो कर दिया वो अब उसका कागज सेफ्टी ऑफिसर के हवाले होगा। उसके बाद इनको मिलेगा वर्क परमिट। नेक्स्ट में लिखिए, टू इंश्योर द वर्क परमिट इज इशूड comma valid and placed on the job location ठीक है, क्लियर है। अब आइए यहाँ क्रेन ऑपरेटर के बारे में। क्रेन ऑपरेटर को क्या क्या करना है। नंबर 1, क्रेन ऑपरेटर, हाँ ये तीसरे में पॉइंट में आ जाएगा। क्रेन ऑपरेटर शैल बी ए certified having current certificate and he shall follow all the instructions given by the rigging supervisor, comma, and which shall cover the following, and which shall cover the following। ठीक है, यानी क्रेन ऑपरेटर सिर्फ सिग्नल सुनेगा तो रिगिंग सुपरवाइजर का, और क्रेन ऑपरेटर के पास करंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इन लाइसेंस नहीं, सर्टिफिकेट यानी सर्टिफाइड कंपनी द्वारा दिया जाता है। समझ रहे हैं कि ये ऑपरेटर है, हाँ रिगिंग ऑपरेटर है। हाँ जी, उसी के आधार पर न देगा, काम किया हुआ तो करंट यानी अभी किया हुआ होना चाहिए। और क्या अब वो क्रेन ऑपरेटर क्या क्या निश्चित करेगा, क्या क्या ध्यान देगा, किस किस चीज़ को लिखिए दूसरे में। बूम एंड स्विंग एंगल्स, स्विंग घूमने का जो एंगल है, अपने बूम को यानी क्रेन के बूम को, क्रेन का जो निकला हुआ रहता है ना उसको बोलते हैं बूम, और उसके घूमने का एंगल कितना होगा, कितने कितने डिग्री पे मूव करना है एट ईच स्टेप्स ऑफ द लिफ्ट, उसको वो जानेगा।
और उसको अगर कोई दिक्कत हो तो वो फिर बात करेगा और उसको सही करेगा। नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ इक्विपमेंट मूव्स। सीक्वेंस ऑफ इक्विपमेंट मूव्स बता चुके हैं कि कितने बार आपका इक्विपमेंट मूव होगा, आएगा जाएगा। 10 लोड है, 20 लोड है, के बार ले जाना है, वो सीक्वेंस हो गया। कॉमा नेक्स्ट, स्पीड, उसको ध्यान देगा, उस पर बात होगी किस स्पीड में जाना है। 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा, क्या होगा कि 10 आवर का होगा, 10 मिनट का, जो भी स्पीड कॉमा डायरेक्शन कॉमा डिस्टेंस कॉमा लोड वेट ETC। ठीक है, इन सबको जानेगा वो पहले, लिफ्टिंग से पहले का ही सब है। नेक्स्ट, क्रेन शैल नेवर बी लेफ्ट, क्रेन शैल नेवर बी लेफ्ट with suspended load, with suspended load, यानी उठा हुआ लोड अगर है तो ऐसे नहीं छोड़ के काम करेगा, रोक करके खड़ा नहीं रह जाएगा, उसको नीचे वहीं पर रखिए। नेक्स्ट, नो होइस्टिंग ऑपरेशन, होइस्टिंग माने उठाने वाला, ऊपर वाला काम। No hoisting operation shall be performed during hours of darkness, during hours of darkness without proper lighting and signaling arrangement, without proper lighting and signaling arrangement। ठीक है। नेक्स्ट, loads shall not be passed over personnel, loads shall not be passed over personnel, comma, crane horns shall be used, crane horns shall be used, horn भोंपों, to warn and move personnel, to warn and move personnel away from lifting area। ठीक है। नेक्स्ट, the ground for the crane, the ground for the crane is level and stable, is level and stable, समतल और मजबूत। क्लियर है, ये इतने बात को ध्यान में ये देगा। सिग्नल मैन कौन है? रिगिंग सुपरवाइजर, उसी का खाली सिग्नल सुनेगा, दूसरे का नहीं। यही ऑथराइज्ड है, वो ऑथराइज्ड है। ठीक है जी, यहाँ तक तो होगी। अब आपका रोल क्या है? तो आइए अब सेफ्टी ऑफिसर। हाँ भाई, अब आपका काम क्या है तो इसी में ना आ जाएगा। खाली सेफ्टी ऑफिसर लिखिए, समझना चाहिएगा। तो लिखिए सेफ्टी ऑफिसर। नंबर 1, देखिए क्रेन का लेवल एंड स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है।
कई जगह ऐसा होता है जब बलुआही मिट्टी होती है, नीचे दलदली मिट्टी होती है, और समझ रहे हैं, तो ये लेवल और स्टेबल नहीं होगा। उस जगह पर क्या करता है कि अगर क्रेन को वहाँ रखना है तो अगर दलदली मिट्टी है तो खोद डालता है 2-3 फीट, उसके बाद कंक्रीट बिछाता है, फिर उसके ऊपर उसको लाता है उतने रेडियस का। इसमें बड़ी कैलकुलेशन भी है, उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। करने वाला रीगर वो सब जानता है और सुपरवाइज़र सब जानता है। आपका काम जो है वो अभी हम आपको लिखाने जा रहे हैं। तो वो स्टेबल खाली करेगा। रेडियस नापा जाता है क्रेन के हुड से। रेडियस उसके चारों तरफ क्लियर होना चाहिए, ऊपर से कोई वायर वगैरह नहीं गया हो, और अगर है तो कम से कम इसके 10 फीट की दूरी में होना चाहिए रेडियस से। बस समझ गए? हाँ, कभी कभी क्या होता है कि वेट ज़्यादा पड़ने के वजह कर उलट भी सकता है, तो उसके लिए SWL बहुत ज़रूरी है, सेफ वर्किंग लोड। और रेडियस के मुताबिक, क्रेन का जो रेडियस है उसके मुताबिक आप ग्राउंड को क्लियर कर सकते हैं। कितने दूरी पर रखेंगे वो रेडियस नीचे का पोर्शन का है। स्पेस सूटेबल और लेवल बनाएंगे ताकि क्रेन का हुड घूमेगा, क्रेन भी घूम सकता है आगे का पोर्शन कभी कभी, लेकिन पूरा तो हुड घूमता है, चारों तरफ घूम जाएगा। जो क्रेन है उसके ऊपर एक पार्ट रहता है जिसमें हुड लगा रहता है, वो घूमता है, नीचे वाला पोर्शन नहीं घूमेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि खोद दिया और उसके ऊपर उसको ले गया, रख दिया, मतलब गाड़ी जाके चढ़ गया उस पर। टायर माउंटेड है तो उसमें आउट रिगर होना ज़रूरी है। आउट रिगर का मतलब है सस्पेंशन। जो देखते होंगे कि जैक निकला हुआ रहता है साइड से, ज़मीन में वो धंस जाता है, प्रेशर जैक होता है, वो एयर टाइट होता है, जाके पकड़ लेगा, हिलेगा नहीं फिर जब तक उसको मशीन से फिर ऑफ कर करके उसको बैक करता है, तो वो सपोर्ट हो गया। चेन में आउट रिगर नहीं रहता। चेन माउंटेड अगर क्रेन है तो उसमें ये आउट रिगर नहीं होता, चूँकि उसका लेवल बहुत बेहतर होता है। दूसरा है कि अगर बलुआही मिट्टी है या बालू बोरा है तो क्रेन का बैलेंस बिगड़ेगा, वेट पड़ेगा तो बैलेंस बिगड़ेगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, लेवल नहीं होगा। तो उस जगह पर क्या करते हैं कि हम लोग शीट लोहे का बड़ा सा, उसको हम लोग उस पर बिछाते हैं बालू पर, और उसके बाद उसके ऊपर भी बालू डाल देते हैं और फिर उसके ऊपर उसको लाते हैं। तो शीट धंसने के बाद बराबर हो जाएगा, जितना वेट उसका पड़ रहा धंसेगा, बराबर हो जाएगा, इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, लिखिए सेफ्टी ऑफिसर में, सेफ्टी ऑफिसर shall ensure that crane radius of operation is safe from all known hazards, like जैसे इलेक्ट्रिकल पावर लाइन्स, पाइप लाइन्स, फोन लाइन्स etc, both underground and above the ground. क्लियर है या नहीं? Yes, sir. यह आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, ही शैल इंश्योर
that lifting area is well illuminated during lifting in the dark hours. During lifting in the dark hours, comma, lifting area is barricaded, comma, warning sign dash, जैसे लिखते हैं डेंजर, लिफ्टिंग इन प्रोग्रेस, कॉमा दे दीजिए, आर प्लेस्ड, हाँ जी, फिर कॉमा दे दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा में कीजिए उसको, डेंजर लिफ्टिंग इन प्रोग्रेस, लिखते हैं कि नहीं? ऊपर डेंजर लिखा, नीचे लिफ्टिंग इन प्रोग्रेस, आर प्लेस्ड। यानी ये सारा काम आपको करना, सेफ्टी ऑफिसर की निश्चित कीजिए कि ये सब किया हुआ है कि नहीं। कोई सवाल? नेक्स्ट, he shall ensure, next, he shall ensure that no combustible or hazardous materials are in the vicinity, in the vicinity माने समीप, करीब, VICINITY, ठीक है? नेक्स्ट, to coordinate and monitor the implementation of the lifting plan. Implementation of the lifting plan. ये सेंटेंस पूरा जाहिर कर रहा है कि जब से रिगर सुपरवाइज़र अपना काम कर रहा है, प्लान बना रहा है, रिस्क असेसमेंट कर रहा है, उसमें सहायता ज़रूर सेफ्टी वाला करता जा रहा है, कोऑर्डिनेट, और उसको मॉनिटर भी कर रहा है उसके लिफ्टिंग प्लान को फुलफिल करने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिफ्टिंग प्लान, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ आके आपका काम शुरू हुआ, काम शुरू से लेके अब तक है आपका। बात समझ में आ गया ना? इसीलिए ये सेंटेंस आपको लिखाया है। एंड लास्ट पॉइंट लिख करके छुट्टी लीजिए। सेफ्टी ऑफिसर shall file 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 all lift documents in project safety files, in project safety files, and shall be retained, RETAINED, retained माने हाँ रखना, मतलब वहीं रहना, retained RETAINED, retained till, तब तक completion of